Hello class, today we are going to start with the procedure for allotment of shares. ठीक है. Allotment of shares means distribution of shares to those applicant who have submitted a written application along with the application money. तो यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स उसी को करेंगे जिसने प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एक एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन मनी जिसने सबमिट किया होगा कंपनी के पास, हम सिर्फ उसी को ही अलॉट करेंगे शेयर. तो ये एक जनरल मेथड है, जनरल प्रिंसिपल है. अलॉटमेंट कैन बी मेड ओनली आफ्टर द एप्लीकेशन इज गिवन टू द कंपनी. ठीक है. अभी यहाँ पे फॉलोइंग आर द प्रोसीजर्स आर गिवन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. पहला प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमेटी. नॉर्मली हमने ये पढ़ा है और ये देखा भी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कमेटी बनाते हैं जिसमें से ऑलरेडी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या जो कुछ रिटायर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो मेंबर्स होते हैं उस पर्टिकुलर कमेटी के अंदर. ठीक है. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अलॉटमेंट से रिलेटेड एक कमेटी बनाते हैं जिसमें से कुछ मेंबर्स एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं और कुछ मेंबर रिटायर्ड डायरेक्टर्स होते हैं. 4 से 6 मेंबर होते हैं और इन पर्टिकुलर मेंबर्स की एक कमेटी बनती है एंड अकॉर्डिंगली दे विल टेक द डिसीजन रिलेटेड टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. यहाँ पे देखें, व्हेन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज क्लोज द सेक्रेटरी इन्फॉर्म द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू मेक द प्रिपरेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर. सब्सक्रिप्शन लिस्ट जब तक ओपन रहेगी तब तक हर एक बंदा शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है. जैसे सब्सक्रिप्शन लिस्ट बंद हो गई, इमीडिएटली कंपनी के सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि अब आप प्रिपरेशन कर सकते हैं रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. इफ़ द इशू इज पास सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड द बोर्ड कैन डू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर. अगर जो शेयर्स है अगर एट पार सब्सक्राइब्ड हुए हैं मार्केट के अंदर या फिर अंडर सब्सक्राइब्ड हुए हैं मार्केट के अंदर, तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले सकते हैं डिसीजन रिलेटेड टू द इशू ऑफ शेयर्स. बट इफ़ द इशू इज़ ओवर सब्सक्राइब, यानी अगर शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए. ओवर सब्सक्राइब कौन सी कंडीशन होती है, जैसे 10,000 शेयर्स बेचने के लिए कंपनी ने अलॉट बेचने के लिए मार्केट में दिया, लेकिन 20,000 एप्लीकेशन आ गए. ठीक है. कंपनी को बेचना है 10,000 शेयर लेकिन एप्लीकेशन आ गए 20,000, तो ये क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया. Then the board has to appoint an allotment committee to undertake the work of allotment. इस पर्टिकुलर सिचुएशन और कंडीशन में अलॉटमेंट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, एक अलॉटमेंट कमेटी बनाएंगे और वो अलॉटमेंट कमेटी ये देखेगी कि किस तरीके से हम शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं. द अलॉटमेंट कमेटी विल डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द बोर्ड. अलॉटमेंट कमेटी हर एक चीज़ को एनालाइज करेगी, स्टडी करेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी. उस रिपोर्ट के अंदर वो बताएगी कि किस बेसिस पे या क्या पर्टिकुलर फार्मूला या रेशियो होगा जिस बेसिस पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को क्या देंगे, शेयर्स अलॉट कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद में होल्ड अ बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द अलॉटमेंट फार्मूला सजेस्टेड बाय द अलॉटमेंट कमेटी. बोर्ड मीटिंग क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट कमेटी की जो रिपोर्ट होगी वो बोर्ड मीटिंग में ही प्लेस करेंगे कंपनी का सेक्रेटरी इन फ्रंट ऑफ ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और वहाँ पे जो अलॉटमेंट कमेटी ने जो भी फार्मूला या रेशियो या जो भी मेथड उन्होंने रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स उन्होंने बोला है उस पर डिस्कशन होगा. ठीक है. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी इज ऑल्सो प्रेजेंट व्हेन द अलॉटमेंट कमेटी प्रिपेयर्स द अलॉटमेंट फार्मूला. सेबी का भी एक बंदा होगा उस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही होंगी उस मीटिंग में. If the shares are listed, the formula has to be also approved by the authorized authorities of the concerned stock exchange. अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो वहाँ पे सेबी का भी अप्रूवल इज़ अ मस्ट. अगर आपके कंपनी के शेयर्स किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो सेबी का रिप्रेजेंटेटिव रहना मीटिंग के अंदर और उसका अप्रूवल होना रिगार्डिंग द फार्मूला दैट इज़ बीन डिसाइडेड बाय द अलॉटमेंट कमेटी दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन अगर कंपनी के शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो वहाँ पे सेबी का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा और वो देखेगा कि क्या फार्मूला अलॉटमेंट कमेटी ने दिया है और उसका भी अप्रूवल वहाँ पे मस्ट होगा. इफ़ द शेयर्स आर लिस्टेड द फार्मूला हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज ऑफ द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज. वंस द अलॉटमेंट फार्मूला इज़ अप्रूव्ड द एप्लीकेशन एंड द अलॉटमेंट लिस्ट इज़ मेड. अगर फार्मूला अप्रूव हो जाता है तो अलॉटमेंट के लिए एक एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिस्ट बनेगी. ठीक है. दिस लिस्ट कंटेन द नेम्स ऑफ द अलॉटी दैट इज़ द एप्लीकेंट
हु विल बी अलॉटेड द शेयर्स। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम होंगे जिनको हम शेयर्स देंगे, कंपनी शेयर्स देने वाले। द लिस्ट हैज़ टू बी साइंड बाय द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी। और ये जो लिस्ट होगी ये चेयरमैन और सेक्रेटरी के सिग्नेचर के बाद फाइनलाइज हो जाएगी। तो उसके बाद में आता है पास द बोर्ड रिसोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट। एट बोर्ड मीटिंग अ रिसोल्यूशन इज पास्ड टू अलॉट द शेयर्स। रिसोल्यूशन also authorize the secretary to issue the letter of allotment and letter of regret. So normally the decision have been taken and the list has been finalized regarding the allotment of share, और इस पर्टिकुलर डिसीजन से रिलेटेड एक रिसोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जहाँ पे रिसोल्यूशन सेक्रेटरी को ये अथॉरिटी देगा कि वो उन लोगों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट सेंड कर सके जिनको शेयर्स मिले हैं, और जिनको शेयर्स नहीं मिले उनको लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड कर सके। सेक्रेटरी हैज़ टू सेंड द लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू अलॉटी those applicant whose name is appear in the application and allotment list। ठीक है, secretary has to send a letter of regret to those applicant to whom no share have been issued। ठीक है, along with the letter of regret the application money is also refunded। ठीक है, जिसको शेयर नहीं मिला उन्होंने भी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी पे किया रहेगा, और लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ साथ रिफंड ऑर्डर भी अटैच होना चाहिए, जहाँ पे जो भी उन्होंने एप्लीकेशन मनी के फॉर्म में पैसे दिए कंपनी इमीडिएटली उसको रिफंड कर सके। Company which issue the shares in electronic mode do not issue allotment letter to individual applicant। अगर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर्स दे रही है तो वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर इशू करना कंपलसरी नहीं है। कंपनी इन्फॉर्म द रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी दैट इज NSDL एंड CDSL। डिपॉजिटरी क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में रहती है और इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो अगर शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर किसी एप्लीकेंट को इशू किया हुआ है तो वो NSDL को, CDSL को, जो कि डिपॉजिटरी है, उसको इन्फॉर्म करेंगे about the letter or about the allotment of share। It provides the depository with the details of the applicants who have been allotted the shares, number of shares and etc। तो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी के पास है अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू द एप्लीकेंट। ठीक है, फोर्थ वाला है कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी। द लेटर ऑफ अलॉटमेंट स्टेट्स द मनी टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट ऑन द allotment of shares। The money has to be paid in the bank specified by the company within the stipulated time। तो आपने क्या पता था, पहले एप्लीकेशन मनी पे किया था। ठीक है, एप्लीकेशन मनी आपको लेटर शेयर्स अलॉट हो गए, एप्लीकेशन मनी आपने पे किया था वो एक्सेप्टेड हो गया। अब जब कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है तो आपको अलॉटमेंट मनी भी पे करना पड़ेगा रिगार्डिंग द शेयर्स। तो कंपनी ने उसके लिए भी एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर आपको बताएंगे। कंपनी ने बैंकर अपॉइंट किया है, उसके अंदर एक स्पेसिफाइड अकाउंट ओपन करती है और सारे मेंबर्स जिनको शेयर्स अलॉट हुए उनको एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी पे करना पड़ेगा। फॉर ऑल द पब्लिक इश्यूज एंड राइट इशू फ्रॉम Jan 2016 ASBA इज अ मैंडेटरी। ठीक है, ASBA का यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इट इज़ एन एप्लीकेशन मेड बाय द एप्लीकेंट टू हिज बैंक टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी इन द बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में हमारा फिफ्थ है अरेंजमेंट रिलेटिंग टू द लेटर्स ऑफ रिनिक्वेशन। रिनिक्वेशन मतलब क्या? टू गिव अप। ठीक है, एन एप्लीकेंट हु हैज़ बीन अलॉटेड द शेयर्स कैन रिनाउंस द शेयर इन द फेवर ऑफ एन अनदर पर्सन। जिसके नाम पे लेटर एप्लीकेंट जिसके नाम पे शेयर्स अलॉट हुए हैं वो किसी और के नाम पे शेयर्स को दे सकता है। The applicant has to fill up a form for renegotiation and submit it with the original copy of letter of allotment to the company। ठीक है, तो जिसके नाम पे, फॉर एग्जांपल मेरे नाम पे शेयर्स इशू हुए हैं बट मुझे क्या करना है, मेरे भाई के नाम पे शेयर्स देने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन आएगा, मैं अपना एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ अलॉटमेंट में अटैच करके कंपनी को सबमिट करूँगा और कंपनी क्या करेगी, मेरे नाम से मेरे भाई के नाम पे लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू कर देगी। The applicant has to fill up a form for renegotiation and submit it with the original copy of the letter of allotment to the company। ठीक है, after approval from the board, secretary enters the name of the new allottee in the application and allotment list। तो अगर एक बार मेरा जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो गया, डिसीजन अप्रूव हो गया, तो कंपनी का सेक्रेटरी क्या करेगा, नए नाम को
जो न्यू अलॉटी है उसका नाम मेंशन करेगा एप्लीकेशन के अंदर और अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर। 6 पॉइंट है अरेंजमेंट रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ allotment letters. Sometimes the applicant who has been allotted shares can request for splitting of allotment letters। ठीक है, जिसके नाम पे शेयर्स अलॉट हुए हैं वो रिक्वेस्ट कर सकता है स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स। स्प्लिटिंग मीन्स पुटिंग द शेयर्स इन वन और मोर नेम, मतलब एक या एक से ज़्यादा लोगों के नाम पे जब शेयर्स को हम रखते हैं तो उसको स्प्लिटिंग बोलते हैं। आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड फॉर द स्प्लिटिंग, सेक्रेटरी एंटर्स द डिटेल ऑफ द स्प्लिट इन द लिस्ट ऑफ द स्प्लिट अलॉटमेंट। ठीक है, एक बार डिसीजन अप्रूव होता है, सेक्रेटरी क्या करता है, सारी डिटेल्स एंटर करता है इन द स्प्लिट अलॉटमेंट्स में। सेक्रेटरी हैज़ टू ऑल्सो इशू द स्प्लिट लेटर्स, यानी सेक्रेटरी एक स्प्लिट लेटर इशू करेगा जहाँ पर ये मेंशन होगा कि अगर 1000 का शेयर है तो 200 का शेयर्स ए के नाम पे है, 200 to 500 का शेयर्स बी के नाम पे है और रेस्ट 200 जो 300 जो शेयर्स है वो सी के नाम पे है। तो यानी 1000 का शेयर्स क्या है, बाइफर्केशन है, 3 लोगों के नाम पे है। 200 शेयर्स ए के नाम पे, 500 शेयर्स बी के नाम पे एंड 300 शेयर्स सी के नाम पे। तो इसको बोलते हैं स्प्लिट लेटर्स। फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एक बार अलॉटमेंट हो गया तो सेक्रेटरी को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है विद इन 30 डेज टू द ROC, दैट इज रजिस्टर ऑफ कंपनीज। द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग द नेम, एड्रेस ऑफ द अलॉटी, वैल्यू ऑफ द शेयर्स अलॉटेड, अमाउंट पेड और पेएबल ऑन ईच शेयर। यानी ईच एंड एवरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, माइन्यूट इंफॉर्मेशन need to be there so that ROC can easily come to know that what kind of thing that is being done by the company, and accordingly each and everything that came to be known by the ROC, it is in a very specific manner। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रिपेयर द रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड द इशू शेयर सर्टिफिकेट। सेक्रेटरी को क्या करना है, सेक्रेटरी हैज़ टू एंटर द नेम ऑफ ऑल दोज एप्लीकेंट्स हु हैव पेड द अलॉटमेंट मनी इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो सारे लोगों का एक रजिस्टर मेंटेन होगा और उसमें उन सारे बंदों का नाम आएगा जिसको अलॉटमेंट, जिन्होंने अलॉटमेंट मनी पे किया है और शेयर्स अलॉट हुए हैं। सेक्रेटरी हैज़ टू प्रिपेयर द शेयर सर्टिफिकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल द मेंबर्स विद इन 2 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एक बार अलॉटमेंट हो गया शेयर्स का किसी के नाम पे, ठीक है, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, सेक्रेटरी को विद इन 2 months शेयर सर्टिफिकेट प्रिपेयर करके उनको उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे डिस्पैच करना होता है। इन केस ऑफ शेयर्स हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड दैट इज इन द डीमटेरियलाइज फॉर्म, एंट्रीज ऑफ द एप्लीकेंट्स आर मेड बाय द डिपॉजिटरी। अगर शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो जो डिपॉजिटरी है वो अपने यहाँ पे अपना डेटा, अपना रिकॉर्ड अपडेट करेगा रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट डन बाय द इन्वेस्टर इन द कंपनी। तो ये था प्रोसीजर रिलेटेड टू द allotment of shares। I hope that you all are very much clear about each and every procedure step by step that is given over here। We are going to see the next concept, that is share certificate। Share certificate क्या है? It is a registered document issued by the company which is an evidence of ownership of specified number of shares of the company। तो share certificate क्या है? ये एक registered document है जो कि evidence एज एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप प्रूव करता है रिलेटेड टू द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू द एप्लीकेंट। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ शेयर्स। प्राइमा फेसी यानी कि क्या, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इट इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द टाइटल ऑफ शेयर्स of the company to the particular investor। ठीक है, if any disputes about the membership arises, the share certificate will held as an evidence and not the entire entries in the register of member। अगर कुछ dispute है related to the membership, किसी investor ने invest किया है shares में और कहीं कुछ dispute होता है तो जो share certificate है that will act as a major evidence and not द नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो अगर आपका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है या फिर है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई ये प्रूव कर रहा है कि अगर आप मेंबर नहीं हो कंपनी के, तो वहाँ पे जब आप
शेयर सर्टिफिकेट आप प्रूव करते हो, शेयर सर्टिफिकेट आप देते हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में चाहे आपका नाम मेंबरशिप में है, चाहे आपका नाम मेंबरशिप में नहीं है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है, ठीक है, बट अगर आपने शेयर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दिया तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कंसिडर किया जाएगा यू आर एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, ठीक है, इफ़ एनी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी एंड एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन। तो शेयर सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए विद द कॉमन सील, यानी कंपनी का जो स्टैम्प है उसके साथ साथ 2 मेंबर जो 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके सिग्नेचर होने चाहिए, कंपनी के सेक्रेटरी का सिग्नेचर होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा ऑफिसर जो कि ऑथराइज्ड हो शेयर सर्टिफिकेट में सिग्नेचर करने के लिए। कंपनी हैज़ टू इशू द शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल द अलॉटीज एज वेल एज ट्रांसफरी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। तो कंपनी को क्या है, सारे मेंबर्स को, अलॉटीज जो है सारे लोगों को शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है, या फिर किसी ने अपने शेयर को ट्रांसफ़र किया तो उस ट्रांसफरी के नाम पे शेयर्स को इशू करना है, ठीक है। इट इज़ इशूड ऑन पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर, और ये शेयर सर्टिफिकेट है वो फुल्ली पेड अप भी हो सकता है और पार्टली पेड अप भी हो सकता है, यानी जिसने हाफ मनी पे किया अपने शेयर्स पे उसको भी शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा, और जिसने फुल पेमेंट कर दिया अपने शेयर्स पे उसको भी शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इन्फॉर्म SH1 as prescribed under the company the share capital and debenture rule 2014। तो शेयर सर्टिफिकेट का एक स्पेसिफिक परफॉर्मा है, एक स्पेसिफिक टाइप है, कैटेगरी है, एंड उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर सर्टिफिकेट में मिलनी चाहिए और होनी भी चाहिए। फॉलोइंग आर द कंटेंट, देखते हैं क्या है। नेम ऑफ द कंपनी सबसे पहला आएगा शेयर सर्टिफिकेट पे, CI नंबर जो कंपनी का होगा, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आना चाहिए कंपनी का, फिर शेयर में फोलियो नंबर आना चाहिए, ठीक है, कितने कौन सा वी कैन से दैट इज़ अ फोलियो नंबर मीन्स वी कैन से दैट इज़ अ सीरियल ऑर्डर नंबर दैट इज़ बीन मेंशन ओवर देयर। फिर उसके बाद में शेयर सर्टिफिकेट नंबर है, हर एक सर्टिफिकेट पे एक नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर मेंशन होता है, वो आना चाहिए। नेम ऑफ द मेंबर, किसके नाम पे शेयर अलॉटेड हुआ है उसका, नेचर ऑफ शेयर क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुए, फिर डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स उनका क्या है, फिर उसके बाद में अमाउंट पेड ऑन शेयर, कितने अमाउंट पे किए, फिर कंपनी का कॉमन सेल आना चाहिए, दैट इज़ अ स्टैम्प होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए 2 डायरेक्टर्स के, और कंपनी सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, डिटेल्ड एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो जो शेयर सर्टिफिकेट के अंदर होना ही चाहिए। फिर उसके बाद देखिए टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, टाइम और टू हुम, ठीक है, विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर कोई कंपनी फॉर्म हुई है और शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रही है तो विद इन 2 months कंपनी को क्या करना चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए टू द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब्सक्राइब किया है उसने उसको 2 months के अंदर अंदर विद इन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसको सेंड करना चाहिए शेयर सर्टिफिकेट। विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट टू द अलॉटेज इन द केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अगर किसी कंपनी ने किसी मेंबर्स को शेयर्स अलॉट किए तो विद इन 2 months सारे मेंबर्स को शेयर सर्टिफिकेट अलॉट हो जाने चाहिए। विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन टू द ट्रांसफ़र इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर एंड टू अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। अभी यहाँ पे 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर और दूसरा होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। इन दोनों सिचुएशन और कंडीशन में शेयर्स का जो ओनरशिप वो एक बंदे के नाम से दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र बोलो या ट्रांसमिशन बोलो, लेकिन जो ट्रांसफ़र होता है वो एक वीकेंड से ना, जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर होता है वो पैसों के लिए किया जाता है इन ऑर्डर टू अर्न द गुड प्रॉफिट ऑन द शेयर्स, ठीक है। और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर जो होता है वो ऑपरेशन बाय लॉ होता है, यानी किसी की डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो उस केस में ट्रांसमिशन होता है। और अगर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर करना है या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर करना है तो वहाँ पे डेट ऑफ रिसिप्ट कितना है, 1 month है, ठीक है। तो ये था टाइम ऑफ इशू एंड टू हुम द शेयर्स कैन बी अलॉटेड। फिर उसके बाद में आता है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। कभी कभी बहुत सारे इंस्टेंस ऐसे हो जाते हैं या सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट फट जाता है या डिटेल्स वहाँ पे वाइप आउट हो जाते हैं
या शेयर सर्टिफिकेट वी कैन से गुम जाता है, या समथिंग हैपन, डैमेज हैपन टू द शेयर सर्टिफिकेट, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कंडीशन में कंपनी को क्या करना चाहिए, मेंबर्स को क्या करना चाहिए, वो यहाँ पे दिया गया। अ कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इफ़, कौन से सिचुएशन में, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज़ बीन डिफेस्ड, ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रॉपरली नहीं है, म्यूटिलेटेड, फटा फुटा टाइप है या गीला हो गया है, और टॉर्न यानी फाड़ दिया गया है, ज़बरदस्ती फाड़ दिया गया है, एंड ये सरेंडर टू द कंपनी, और सरेंडर किया है कंपनी के लिए, तो उस केस में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू हो सकता है। इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द होल्डर दैट ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज़ लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, यानी अगर जो होल्डर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट है वो ये क्लेम कर रहा है कि ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट जो है वो गुम गया है, या फिर जल गया, या डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी अदर फॉर्म में, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपनी क्या कर सकती है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। इन केस ऑफ लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, द कंपनी पुट अप अ नोटिस इन द न्यूज़पेपर टू announce the loss of share certificate and ask the finder if any to return it to the company। ठीक है, अगर शेयर सर्टिफिकेट लॉस है तो कंपनी क्या करेगी, एक नोटिस पब्लिश करेगी न्यूज़पेपर में, जहाँ पे वो ये मेंशन करेगी कि ये पर्टिकुलर बंदे इतने नंबर ऑफ शेयर्स गुम गए हैं और किसी को मिला तो प्लीज़ रिटर्न कर दो कंपनी को। इफ़ द कंपनी डज नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, देन द कंपनी कैन इशू अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन कंपनी को अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो कंपनी क्या करेगी, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी अगर मैं आज अप्लाई करूँगा तो विद इन 3 months डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी कंपनी। कंपनी इशू इट ओनली एट द रजिस्टर्ड होल्डर, यानी जिसका नाम पहले है, जो रजिस्टर्ड होल्डर है, उसके नाम पे कंपनी क्या करेगी, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड स्टेट इट बोल्ड दैट इट इज़ अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, और जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है वो बोल्ड और कैपिटल लेटर में मेंशन होगा ऑन द टॉप ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट दैट इट इज़ अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी हैज़ टू पे हैवी पेनल्टी इफ इट इज़ इशूड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड, अगर कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट अगर ऐसे इंटेंशन से इशू करिए फ्रॉड टाइप कैटेगरी में आने मतलब करने के लिए, तो हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा कंपनी को। सो दिस इज़ व्हाट रिलेटेड टू द इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। लेट अस सी द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज कॉल्स ऑन शेयर। एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर, अ कंपनी में स्टेट दैट the issue price of the share is to be paid in installment as and when the company demand। तो नॉर्मली जब कभी भी हमने देखा है कि जब कभी भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो जो भी उसका फेस वैल्यू होता है, वो जो फेस वैल्यू होता है कंपनी एक बार में ही नहीं कलेक्ट कर लेती, बट कंपनी जो है वो फेस वैल्यू क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कंपनी क्या करती है, फेस वैल्यू कलेक्ट करती है, ठीक है। और जब कभी भी कंपनी को डिमांड होगा, जो जिसको अलॉट हुए हैं शेयर्स, उसका जाके कंपनी के कॉल्स पे उसको पे करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर अमाउंट। सो व्हेन अ कंपनी डिमांड द शेयर होल्डर टू पे अ पार्ट और फुल अमाउंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट अनपेड ऑन शेयर, तो जब कभी भी कंपनी ये डिमांड कर रही है, जब कभी भी कंपनी ये बोल रही है कि आप आइए शेयर्स, जो अनपेड शेयर्स का जो वैल्यू है वो पे करिए, तो शेयर होल्डर्स को आके पे करना पड़ेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स। दस बिसाइड्स द एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी, इफ अ कंपनी डिमांड द बैलेंस अनपेड अमाउंट ऑन शेयर, इट इज़ कॉल्ड एज द कॉल्स ऑन शेयर। यानी दो मनी जो है वो इनिशियल स्टेज पे करना होता है शेयर होल्डर को। जैसे आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप एप्लीकेशन दोगे, और एप्लीकेशन के साथ कुछ अमाउंट पे करोगे, तो उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। फिर कंपनी आपको शेयर्स अलॉट कर रही है, तो जब कभी कंपनी आपको शेयर्स अलॉट कर रही है तो वहाँ पर भी कंपनी कुछ पैसा मांगती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। अब अलॉटमेंट मनी और एप्लीकेशन मनी पे करने के बाद भी अगर कुछ अमाउंट बैलेंस है, जैसे मान लो 2 रुपये एप्लीकेशन मनी था और 2 रुपये अलॉटमेंट मनी भी था, 10 रुपये में 2 रुपये आपने पे किया, तो टोटल 4 रुपये पे किया, स्टिल 6 रुपीज़ आर पेंडिंग। सो कंपनी क्या करेगी, 3 रुपये फर्स्ट कॉल मांगेगी, 3 रुपये सेकेंड कॉल मांगेगी, और टोटल 10 रुपीज़ ऑन वन पर्टिकुलर शेयर वो कलेक्ट करेगी। तो जो बैलेंस अमाउंट है वो जो कंपनी डिमांड कर रही है, यानी 6 रुपये जो बैलेंस अमाउंट है, और 3 का 2 इंस्टॉलमेंट अगर कंपनी डिमांड कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स
और उस पर्टिकुलर शेयर्स को जब कंपनी कॉल करेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्स ऑन शेयर्स बोलेंगे। द अनपेड अमाउंट ऑन पार्टली पेड शेयर्स इज लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर। जो अनपेड अमाउंट है, ठीक है, वो शेयर होल्डर्स के लिए एक तरीके की लायबिलिटी ही है। कंपनी को कभी ना कभी वो जो अमाउंट है वो पे करना ही पड़ेगा। इफ़ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल, कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर। अगर कंपनी को कॉल्स ऑन शेयर्स अगर पे करने में अगर फेल हो गए, ठीक है, तो कंपनी आपके शेयर्स को फॉरफिट कर देगी। फॉरफिट करने का मतलब होता है नल एंड वॉइड हो जाएगा। आपके नाम पे जो भी शेयर्स अलॉट हुए हैं वो एक नल एंड वॉइड की कैटेगरी में आ जाएंगे और एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन तक रहेंगे। अगर आपने कॉल पे कर दिया तो आपके नाम पे फिर से वो शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। कॉल्स ऑन शेयर्स कैन बी मेड ओनली बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो कॉल जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर सकते हैं, वो भी कंपनी के इंटरेस्ट में। कंपनी हैज़ टू सेंड अ कॉल लेटर नोटिस to the shareholder asking them to pay the call money and give the minimum 14 days notice to pay the call money from the company's banker। तो कंपनी क्या करेंगे, नोटिस सेंड करेंगे सारे मेंबर्स को मिनिमम 14 डेज़ का, और ये बोलेंगे कि आप कंपनी के बैंकर के पास जाके पे कर दो अमाउंट। नो कॉल कैन बी मेड फॉर मोर देन 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। और जो कॉल होगा वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो नॉमिनल वैल्यू शेयर का उससे 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द गैप बिटवीन टू कॉल शुड नॉट बी लेस देन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ फिक्स्ड फॉर द पेमेंट ऑफ लास्ट प्रोसीडिंग कॉल। और जो गैप होना चाहिए दो कॉल का वो शुड नॉट बी लेस देन 1 month। लेस 1 महीने के अंदर नहीं, 1 महीने से ज़्यादा का गैप होना चाहिए दो कॉल के बीच में, ठीक है। द रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू मेक अ कॉल इज़ गिवन इन द कंपनीज आर्टिकल। और जो रूल्स है रेगुलेशन रिगार्डिंग द कॉल्स ऑन शेयर्स, ये सारा का सारा प्रोसीजर आपको कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है, ये है लास्ट कंसेप्ट। उसके बाद है हमारा सरेंडर ऑफ शेयर। वी आर गोइंग टू सी द फॉरफीचर ऑफ शेयर, सरेंडर ऑफ शेयर इन द नेक्स्ट लेक्चर। Up till now, whatever we have discussed, I hope that you all are very much clear and very much easier for you to understand this particular concept. Okay, so we have learned the procedure for allotment of share. Then we have seen the share certificate. Then we have seen the duplicate share certificate, and then we have seen the calls on share. So here, this much we have completed, and I hope that you have understood each and everything. Thank you.